सो रोटेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो प्रीवियस लेक्चर वाज टोटली अबाउट कि कंस्ट्रेंट इक्वेशंस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. सो लाइक ये एग्जांपल पे हमने देखा डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रेंट था, वो यूज़ किया. सो कंस्ट्रेंट में ये आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरीके से हमें इक्वेट करना है. तो एक्सेलरेशन का कंस्ट्रेंट देखा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आपने रिवाइज किया हो तो इस क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स देखे थे. फिर इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच किया बेस्ड ऑन ऑल द फोर्सेस. हमें कंस्ट्रेंट देखना है प्लस साथ में सारे फोर्स इक्वेशंस यूज करने थे. तो इस तरीके से हमने यहाँ तक डिस्कशन किया हुआ था. उसके बाद के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की कि हम अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन किस तरीके से वहाँ पर हमें हेल्प करता है. और फिर हमने प्योर रोटेशन के बारे में देखा कि कैसे एक सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था और वर्टिकल राउट का भी हमने क्वेश्चन एक कर लिया हुआ था. चले, तो आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आज पर्टिकुलरली कुछ नई चीज़ें देखेंगे हम. रोटेशन में कुछ इम्पोर्टेंट्स है फ्रिक्शन के, वो देखेंगे. तो रोटेशन आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छे टर्म से, साइक्लॉइड. ओके, किसी ने पहले वर्ड सुना हुआ है साइक्लॉइड? एनीवन? साइक्लॉइड वर्ड पहले सुना हुआ है? अच्छा, आपने कौन कौन से पॉइंट सुन लिए हुए हैं? अगर मैं बात करूं कि पाथ जो होते हैं, तो आपने पाथ सुने हैं, डिफरेंट टाइप के पाथ सुने. आपने स्ट्रेट लाइन देखा है, आपने पैराबोलिक देखा है, आपने सर्कुलर देखा हुआ है, आपने इलिप्टिकल देखा है. ये सारे वर्ड सुने हुए हैं आपने? यार बताएं. यस सर. हाँ, तो अब साइक्लॉइड भी एक नया पाथ है. साइक्लॉइड भी क्या है? एक नया टाइप का पाथ है. डिफाइन करते हैं जो सिर्फ आपको रोटेशनल मोशन में ही देखने को मिलेगा. साइक्लॉइड क्या है देखें. चले, तो बहुत ही सिंपल वे पे स्टार्ट करते हैं. सपोज एक पॉइंट है जो कि सरकमफ्रेंस पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकता हूँ ये. व्हाट विल हैपन टू दिस पॉइंट आफ्टर वन रोटेशन? आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन ये पॉइंट वापस यहाँ पर आ जाएगा. यार क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ. सो आफ्टर वन फुल रोटेशन the point on circumference ओके, ये पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा बताएं. बताएं. टू पाया. ठीक है, सिंपल है. कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा यार ये? एक फुल रोटेशन हो जाएगा तो ये कितना कवर कर लेगा? 2 पाई. यार क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? नहीं यार, 2 पाई यार सबको समझ आ रहा है ना. ये पॉइंट, ये जो पूरा एक फुल सर्कमफेरेंस है ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे लेआउट होगी पूरा, तो एक पूरा ये पॉइंट कवर कर लेगा. ठीक है, सो कवर विल कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज नॉट 2 पाई. क्यों? लेट्स टेक एन इंटरमीडिएट पोजीशन. ओके, लेट्स टेक एन इंटरमीडिएट पोजीशन. सपोज व्हेन द व्हील वाज हियर, and let's take another intermediate position. Let's say when the wheel was here, and another intermediate position. What do you think in all these positions वो पार्टिकल कहाँ पर रहेगा? तो अभी देखो जब ये व्हील आगे जाएगा तो वो पार्टिकल कहीं ऊपर पहुंच गया होगा. So let's say that particle is somewhere here. क्लियर? जब ये और आगे आ गया होगा, एकदम मिडिल पे होगा, तब वो पार्टिकल कहाँ पर होगा? यहाँ पर रहेगा. और वापस से जब रिटर्न आएगा तब वो पार्टिकल यहाँ कहीं पर आ जाएगा. तो इसका मतलब इफ यू सी द पाथ ऑफ दैट पार्टिकल, वो कैसा रहने वाला है?
वो कुछ ऐसा रहने वाला है। बताइए, ये आइडिया सबको समझ आया? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो क्या ये पाथ में डिस्टेंस उसने 2/r कवर की क्या? डिस्टेंस नहीं ना, डिस्टेंस कौन सी होगी? ये। तो ये पाथ कौन सा है? क्या लग रहा है, कौन सा पाथ है? तो आपको लग रहा होगा कि देखने में ये पैराबोलिक है। नहीं, दिस स्पेसिफिक पाथ इज कॉल्ड साइक्लॉइड। The path is known as साइक्लॉइड। यार समझ आया साइक्लॉइड क्या है? तो अगर मैं बोलूं कि सिंपल वे में कि किसी एक स्टूडेंट को आपको समझाना है, किसी पर्सन को, कि यार पैराबोलिक पाथ क्या होता है, तो आप सिंपल बोल सकते हो, थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, सी इट्स ट्रेजेक्टरी, व्हाटएवर ट्रेजेक्टरी इट विल फॉलो इट विल बी पैराबोलिक। कोई डाउट क्या? भाई पैराबोला की No, sir. डेफिनेशन आप तुरंत फील करा सकते हैं ना? एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी सिचुएशन है कि ये भी चीज हम हमेशा सिर्फ रोटेशन से ही फॉलो कर सकते हैं। व्हेन अ व्हील मूव्स, रोटेट्स, देन द path of any point on its circumference is साइक्लॉइड। ओके, सो ये जब आगे जाएगा तो इसका ये जो पूरा पाथ होगा, ये इस टाइप का पूरा पाथ, ये एक साइक्लॉइड होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सिमेट्रिकली, मैंने थोड़ा पैराबोला टाइप बना दिया, पाथ पूरा ऐसा रहता है, मतलब इधर नियरली लीनियर टाइप रहता है और ऐसा टाइप, फील्ड में हल्का सेमी सर्कुलर टाइप रहता है। ओके चले, तो इसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी ये हमें याद करनी है। कितनी होगी? 8r। आपको सुन के ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा, सर 8r तो बहुत ज्यादा हो गया, बट हाँ इतनी डिस्टेंस होती है। समझ आया? ओके, Yes, तो sir. साइक्लॉइड की डेफिनेशन बता दें जल्दी से, क्या हो जाएगी? क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी? The distance traveled by the circle after complete one revolution. नहीं नहीं नहीं, मैं साइक्लॉइड की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, तुम डिस्टेंस की डेफिनेशन बता रहे हो क्या? साइक्लॉइड की क्या हो जाएगी? चलो ठीक है, लिख लेते हैं यार। when an object is rolling, when an object is in pure rolling, the path of any point on its circumference, okay, is known as cycloid. अच्छा, अब आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड है इस बारे में कि ये 8r कहाँ से आ गया? इस चीज को लेके आपको इंटरेस्ट है कि Yes, 8 sir. कहाँ से आ गया? बिल्कुल। तो अगर हमें ये सीखना है कि यार 8r कहाँ से आ गया, तो हमें ये पता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। अच्छा, दिक्कत ये है कि इस पाथ का डिस्टेंस फाइंड करना टफ है, लेकिन अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो स्पीड फाइंड करना इजी है। और कुछ याद है, अगर स्पीड को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Distance. डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सोल टारगेट क्या है? स्पीड निकालना, कि वो जो पॉइंट है उसकी स्पीड कितनी होगी, और फिर काम बन जाएगा। ठीक, बट इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करोगे? टाइम के रेस्पेक्ट में? नहीं भाई, टाइम नहीं पता हमें प्रोसेस का, हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहिए? एक रेवोल्यूशन मतलब कितना, क्या कंप्लीट कर लिया उसने? कौन सी चीज सर्टेन है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया मतलब ये चीज कंप्लीट किया उसने? यार बताए। Circumference. हाँ, एक एक पूरा एंगल कवर कर लिया ना 360 डिग्री। सो इंस्टेड ऑफ टाइम हम क्या किसको टारगेट करें? एंगल को यार। वन फुल रिवोल्यूशन मतलब क्या करेंगे?
360 डिग्री कवर करेगा। तो इसका मतलब हमें टारगेट करना चाहिए कि जब ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर था, अभी लेट से पहले कहाँ पर था, 0 पर था, लेट से वो यहाँ पर आ गया, उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया। अब हमें इस थीटा को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 टू, अरे यार कुछ बोलते जाएं, 2 pi. 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। हमें डी थीटा को 0 टू 2 पाई इंटीग्रेट करना, ये हमारा टारगेट है। बट किसे इंटीग्रेट करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे ना, तब तो आएगा ना डिस्टेंस। तो पहले हमें v लिखना पड़ेगा। तो चलो अब कुछ बात बता देते हैं। ये प्योर रोलिंग कर रही है, मतलब ये आगे जा रहा होगा किसी v स्पीड से और साथ में ओमेगा से घूम रही होगी ये डिस्क। चलो बताओ, तो किसी पॉइंट का स्पीड लिखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें। नंबर 1, ये पॉइंट किस तरफ जा रहा होगा, पहले एक हॉरिजॉन्टल में v स्पीड जा रहा होगा, डन। और टेंजेंशियली कौन सी स्पीड होगी इसके पास, एक या टेंजेंशियली स्पीड, Omega. नॉट जस्ट ओमेगा, आर ओमेगा भाई, स्पीड पूछ रहे हैं, एंगुलर नहीं। क्या रहेगी, आर इंटू ओमेगा, डन। अच्छा, तो मुझे इस पॉइंट की नेट स्पीड चाहिए। अरे यार ये सारे क्वेश्चन किया है ना, इस पॉइंट की नेट स्पीड क्या होगी, v आगे है और आर ओमेगा नीचे है। क्या रहेगा स्पीड, रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर ना। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्या यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है क्या, नहीं। अगर हम देखें ज्योमेट्रिकली तो कौन सा एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है वर्टिकल से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है मतलब ये थीटा हो जाएगा ना, विच मीन्स ये भी थीटा हो जाएगा। सो ये अगर थीटा है तो टोटल एंगल कितना हुआ, 180 माइनस थीटा ना। सो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला, इन दोनों के बीच का 180 माइनस थीटा। तो कुछ याद आ रहा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया है और हमें उनका रिजल्ट निकालना होगा, वी नेट। क्या फॉर्मूला था, रूट अंडर v square plus r omega whole square वेरी minus गुड, v1 v2 cos 180 माइनस, minus theta. माइनस यूज करेंगे यहाँ पर। यार माइनस होता है क्या यहाँ पर, भाई यहाँ प्लस होता है यार, हाँ ठीक है। चले तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स से अवर वी नेट इज v एंड v इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, इट इज इन प्योर रोलिंग ना, और प्योर रोलिंग में हमें एक आइडिया पता होता है क्या, प्योर रोलिंग में ये जो v हमारा है वो किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के बराबर होता है। तो इसका मतलब आर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वापस से v लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू वी इंटू वी इंटू कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा। 180 में क्या थीटा चेंज होता है क्या, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है क्या, No. नहीं, कॉस विल रिमेन कॉस थीटा। बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होता है, क्लियर। सो इससे ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस कॉस थीटा जितनी। चलिए तो अब सॉल्व कर लेते हैं। सो वी विल बी वी स्क्वायर, वी नेट है ये, वी आर सॉल्विंग फॉर वी नेट, नेट स्पीड। सो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो 2v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वी नेट कितना आ जाएगा, 2v स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है, अगर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा है क्या कन्वर्ट करते हैं उसे, 2 sin square theta by 2. वेरी गुड वेरी गुड। सो इसका मतलब ये हो जाता है, ये 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जिन्हें नहीं याद है वो याद कर ले, बेसिक मैथ्स में भी वेक्टर्स में भी बहुत जगह पर मैंने ये बताया कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है जब हम रूट के अंदर होता है, क्योंकि ये स्क्वायर से फिर बाहर आ जाता है। तो वी नेट का आंसर कितना आ गया, इट इज 2v साइन थीटा बाई 2।
तो इसका मतलब 50% काम हमारा हो गया, हमारा v आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो Integrate. डिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब v को क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt. dt। सो ये हो गया 2v sin थीटा बाई 2, और अब हमें dt को इस तरफ ले जाके इंटीग्रेट कर दें, तो ds का इंटीग्रेशन डिस्टेंस बन जाएगा हमारा, और इसका इंटीग्रेशन 2v sin थीटा बाई 2 इंटू dt ये बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पता क्या है, फॉर वन रेवोल्यूशन हमें क्या टाइम पता है क्या, dt के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या हम? यार बताएं, dt के रेस्पेक्ट में थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? No, sir. No. तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन फुल रिवोल्यूशन No, का sir. मतलब है कि थीटा होना चाहिए 0 to 2 पाई। ठीक, तो यार किसे कन्वर्ट करें, हमें टी को हटा के क्या लेके आना है, d theta. डी थीटा। तो कुछ याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है सर्कुलर रोटेशन में जिसमें डी थीटा हो? किसके फॉर्मूले में रहता है डी थीटा? Omega. ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है, d theta by dt. डी थीटा बाई डी टी। तो मतलब काम बन गया यार, ओमेगा अगर दिख जाए यहाँ पर तो काम बन गया। तो कुछ लग रहा है Omega. कि ओमेगा लिख सकते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या, क्या लिख सकते हैं इस वी को? D theta by अरे डी थीटा बाद में, पहले वी को ओमेगा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, Omega. ओमेगा आर। वी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू डी टी। अब देख लो, डी टी को और किसे, डी टी को और ओमेगा को क्या करें, साथ में लिख लें, तो क्या बन जाएगा ये d theta. D theta. यस 2r का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, साइन थीटा बाई 2, और ये मैंने ओमेगा डी टी को साथ में लिख लिया। यस, सो इसका मतलब ओमेगा इंटू डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, डी थीटा लिख सकते हैं। तो 50% काम था हमारा यहाँ तक, और अब नेक्स्ट काम बन गया हमारा डी टी को कन्वर्ट करने में। तो डी एस का इंटीग्रेशन देखें, इट विल बी 2r साइन थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन डी थीटा। अब काम बन गया, अब हम लिमिट रख सकते हैं, लिमिट क्या रखेंगे, 0 to 2 पाई। ठीक है, तो अभी काम बन गया। अब साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं यार। अच्छा, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस, इट विल बी 2r साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन, साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का, Yes. कॉस थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस। बट मुझे पता है कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर एक माइनस भी आएगा। फिर थीटा बाई 2 का भी तो इंटीग्रेशन होगा ना, डिफरेंशिएशन, तो थीटा बाई 2 का क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब हमें 1/2 का और एक्स्ट्रा डिवाइड करना चाहिए। तो ये रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, आपको अगर याद है तो फाइन, अगर नहीं याद है तब भी चलेगा, ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन में हमने ये सिखाया है कि जब यहाँ पर कोई नंबर एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया, -4r एंड कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस थीटा बाई 2 और लिमिट है 0 to 2 पाई, चले रख देते हैं, एस इज इक्वल टू -4r कॉस थीटा बाई 2, 2 पाई बाई 2 क्या बन जाएगा, कॉस cos pi. पाई माइनस कॉस 0। 0. हमें पता है वैल्यूज यार, क्या पता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 एंड कॉस 0 की वैल्यू भी -1, तो ये हो गई -2। डिस्टेंस कितनी आ गई, 8r. 8। सो ये वो पॉइंट है कि कैसे हमने डिस्टेंस निकाली। अब पॉइंट आया कि यार एग्जाम में क्या ऐसा करते रहेंगे क्या, नहीं, एग्जाम के लिए वेट करेंगे, इस चीज को याद करके रखेंगे कि साइक्लॉइड की वन फुल रिवोल्यूशन की डिस्टेंस कितनी होती है। अरे जैसे सर्किल का याद किया है ना, सर्किल की वन फुल रिवोल्यूशन में कितनी होती है डिस्टेंस, 2 पाई आर। वैसे साइक्लॉइड की वन फुल रिवोल्यूशन के लिए कितनी होती है डिस्टेंस, 8 आर। ठीक है, तो वो याद करके रख सकते हो, उतना कुछ इशू नहीं है। लेकिन सॉल्विंग में यहाँ पर हमें एक नई चीज पता चली है, क्या, वी नेट निकालना। क्योंकि जब मैंने रोलिंग में आपको बताई थी तो आपको सिर्फ कितने पॉइंट्स पे फोकस किया था,
ये 4 पॉइंट्स पे, याद है? तो इस फॉर्मूला को, इस आइडिया को देखने के बाद आपको किसी थीटा एंगल पे अगर पूछेगा कि v कितना होगा, तो अब आप लोग बता सकते हैं कितना होगा v, 2v साइन थीटा बाई 2। v नेट निकालना है अगर, ठीक है? तो नेट निकालना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? अगर 0 डिग्री पर क्या होगा, साइन 0 क्या हो गया, 0। तो 0 डिग्री पर नेट स्पीड क्या आएगी, 0। 90 डिग्री पर कितनी आएगी, साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45, साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2। तो क्या आंसर आ गया, v रूट 2। तो यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी, v रूट 2। टॉप पर देखें 180 डिग्री, 180 बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 मतलब 1, क्या स्पीड आएगी, 2v। ठीक है? तो याद है ना, अगर प्योर रोलिंग है तो इसका 0 आएगा, इसका v रूट 2, इसका 2v और इसका भी v रूट 2। तो ये हम पूरा आइडिया याद रख सकते हैं स्पीड के लिए, अगर हमें सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट चाहिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया हो सकता है। चलिए, साइक्लॉइड का डिस्कशन सबको समझ आ गया? साइक्लॉइड के डिस्कशन से हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखी, क्या बताइए क्या है, बताएं एग्जैक्टली ये क्या चीज है, ये क्या है जो हमने अभी सीखा? ये स्पीड ऑफ व्हाट, ये किसका स्पीड है, यार ये किसका स्पीड है, एनी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस एट गिवन लोकेशन। और लोकेशन कहाँ से देखनी है, यहाँ से, इस वर्टिकल लाइन से हमने थीटा लिखा है ना इस डेरिवेशन में, तो यहाँ से आपको हमेशा थीटा देखना है कि कितना थीटा पर है वो, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन हुआ, साइक्लॉइड हमें यहाँ पर क्लियर हुआ। साइक्लॉइड के बाद आज बहुत सारी अच्छी चीजें देखने वाले हैं हम, लाइक कि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और लिमिटेशन। याद है मैंने आपको बताया था कि यार इसे हम पुल कर रहे हैं फोर्स से, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ऐसे आ रही थी कुछ 3/2f, ऐसे कुछ आ रही थी, याद है? यार ये कुछ याद आ रहा है कि फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ फोर्स आ रहा था? फिर मैंने बताया था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू एम जी। तो इसका मतलब अगर ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, इसका मतलब ये फोर्स, अगर लेट से मैं बोल देता हूँ फ्रिक्शन आ रहा था F/3, तो ये फोर्स कितना, अगर 3 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कितना, 3 म्यू एम जी से ज्यादा हो गया, तो क्या वो प्योर रोलिंग करेगा क्या कभी, नहीं। तो अभी हम ये सीखने वाले हैं कि यार इवन फ्रिक्शन इज देयर बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू कैच अप विद द प्योर रोलिंग। तो मतलब हमें क्या चेक करना है, लिमिटेशन चेक करना है। क्लियर? सो हम चेक कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। क्लियर? लिमिटेशन ऑफ फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। तो यार जो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन का एक्टिंग का पर्सपेक्टिव है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है। न्यूट्रल पॉइंट सपोज है, ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है या इसके नीचे लग रहा है। अच्छा, ये कंफर्म है कि न्यूट्रल पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ मास के ऊपर रहेगा। तो अगर न्यूट्रल पॉइंट से ऊपर है फोर्स तो कुछ और होगा, अगर नीचे है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन और होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2 केसेस हैं, तो हम 2 केसेस डिस्कस करके लर्न कर लेंगे। एग्जाम में अगर कोई थर्ड केस आता है तो वो हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। डन? तो 2 केसेस हम याद कर लेंगे। नंबर 1, फोर्स इज एक्टिंग एट द टॉप, फोर्स इज एक्टिंग एट द टॉप। फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, एकदम टॉप पे एक्ट कर रहा है। तब के लिए हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हैं।
तो यार देखो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करके आंसर आपको निकाल के दूंगा कि हमें क्या लर्न करके रखना चाहिए। ठीक है, चले। तो सपोज ये एक व्हील है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया। कहाँ पर लगाया? सबसे टॉप पॉइंट पे फोर्स लगाया। अब हमें क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो पहले बताओ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगी? अगर हमने एबव न्यूट्रल पॉइंट लगाया है तो कहाँ होगी डायरेक्शन? अरे इसका मतलब ये रोटेट ज्यादा करा रहा होगा ना, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? पीछे। अच्छा, ये अल्फा ज्यादा देगा इधर नहीं, यार, इसका मतलब तुम लोग नोट्स नहीं ज्यादा रिवाइज कर रहे हो। ये अल्फा अगर ज्यादा देगा पीछे की तरफ, ए आगे की तरफ, तो ए कम है, अल्फा ज्यादा है, मतलब पीछे जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। आगे। क्लियर? अच्छा अब मैं स्पीड से इसे सॉल्विंग कर देता हूँ। आपको सबको याद होगा सॉल्विंग कैसे करते हैं। पहले कौन सी इक्वेशन लिखते हैं यार? जल्दी जल्दी बोलते चलो। पहली इक्वेशन, फोर्स। हाँ क्या होगी इक्वेशन वो? 4। हाँ F एफ, is equal to ma. एफ इज इक्वल टू एम ए, बस एफ प्लस फ्रिक्शन फोर्स एफ प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी? Torque. टॉर्क। टॉर्क क्या दोनों सेम सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? Oppose. अपोज कर रहे हैं। किसका किसका टॉर्क ज्यादा होगा? F. एफ का टॉर्क ज्यादा होगा, तभी वो F क्लॉकवाइज का। घुमा पा रहा है। या सो टॉर्क इक्वेशन हो जाएगी एफ इंटू आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। डन। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू मैं रखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया क्या कि ये डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, क्या है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एनी ऑब्जेक्ट, बस हमें क्या पता होना चाहिए उसका? आई पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बाय आर इंटू अल्फा। डन। तो अभी हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या करना चाहिए? दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? Friction. फ्रिक्शन। आंसर क्या आएगा? 2F इज इक्वल टू एम ए प्लस आई बाय आर अल्फा। तो इसका मतलब हमें अभी कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी? कंस्ट्रेंट इक्वेशन, याद है? कंस्ट्रेंट इक्वेशन, बिकॉज ये ग्राउंड पे है, सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा है? Rest. रेस्ट पर है, एट रेस्ट। और अगर ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये हुआ क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट रेस्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर रेस्ट पे है तो हमें पता है कि नेट क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब ए मस्ट मैच R alpha. आर अल्फा। ठीक है, ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा को हटा देते हैं, ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो 2F इज इक्वल टू आ गया क्या? एम ए प्लस आई आर, और अल्फा को लिख दिया क्या? ए बाई आर। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू आ गई कितनी? 2F इज इक्वल टू एम ए प्लस आई, ए बाई ए कॉमन ले लेते हैं, आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू यूज करके किसी भी इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे हम? फ्रिक्शन। समझ आया? तो हमारा टारगेट क्या था, क्या निकालना है हमें? फ्रिक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। क्लियर? सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ए इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2F डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो यार ये मुझे पता है, ये थोड़ा सा दिख रहा है कि अगर आई बाई एम आर स्क्वायर होता तो थोड़ा काम बन जाता। कुछ ऐसा लग रहा है आप लोग को? फील आ रहा है आई बाई एम आर स्क्वायर होता तो? यार बताएं।
तो I हमेशा किसके टर्म्स में होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना, 2/5 mr² ऐसा कुछ। तो mr² क्या होगा? कैंसिल। और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? एक नंबर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि ये जो I/mr² है वो क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कांस्टेंट। हाँ, न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि m यहाँ पर डिवाइड में कब आएगा? जब मैं यहाँ से m क्या ले लूं? कॉमन कॉमन। तो इसका मतलब ये हो गया 2f डिवाइड बाई m कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया? 1 प्लस I/mr²। तो ये एक नंबर आ गया I/mr²। तो यार जब ये नंबर 1 के साथ ऐड करोगे तब भी तो एक नंबर ही आएगा। तो मुझे जब पता है कि ये वाला वैल्यू हर जगह आपको दिखेगा, अच्छा बोर्ड्स में मत ऐसे करके आ जाए ना, बोर्ड्स में लिख के ही आना है, ये नंबर मत वहां पे लिखने लगना। लेकिन अगर मैं क्विक सॉल्विंग के लिए बात करूं तो ये एक नंबर है जो मैं याद कर सकता हूं, I/mr²। क्लियर? तो इसलिए मैं डिफाइन कर देता हूं कि लेट से इसे हम कुछ एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूं बिकॉज I/mr², ये क्या होगा? एक कांस्टेंट। सो इसका मतलब ये है देन 1 प्लस I/mr², ये भी क्या रहेगा? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट। सो चले इसे एज्यूम कर लेते हैं कुछ, इसे हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स एज्यूम 1 प्लस I/mr² को हम कुछ एक लेटर मान लेते हैं b। अच्छा, अब मुझसे आप लोग बार बार पूछोगे सर ये b क्या है, कहाँ से आ गया, कौन है ये? तो ये कोई नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक b क्या है? एक, अरे भाई b क्या चीज है? एक नंबर है, एक जो हम सबके लिए अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चले सॉल्व कर लेते हैं सबके लिए। फॉर रिंग देखें b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस I/mr²। रिंग का अपनी एक्सिस के अबाउट I क्या होगा? अरे रिंग का एक्सिस के अबाउट क्या होता है? mr²। तो बस दोनों कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा b का? 2 2। चले रिंग हो गया। फॉर हॉलो स्फीयर देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर के लिए b इज इक्वल टू 1 प्लस I की वैल्यू क्या होती है? 2/3 mr²। 2/3 mr² बाई mr², कैंसिल mr², 1 प्लस 2/3, क्या आंसर आ जाएगा? 5/3 mr 5/3। ठीक है, 5/3 की अगर वैल्यू थोड़ा सा देखो तो कितनी हो जाएगी? 1.667 और 67। समझा? तो b जस्ट एक नंबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर डिस्क। आप देख रहे हो मैं आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा रहा हूं b। डिस्क का क्या होता है? डिस्क के लिए mr²/2। सो ये क्या आ गया? 1 प्लस 1/2, कितना आ गया? 3/2, मतलब 1.5। देख लो मैं आपको सारे डिक्रीजिंग सेंस में लिखा रहा हूं। सो फॉर सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा b? 2/5 mr²। यस। सो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसका होगा 2/5 mr² बाई mr²। सो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 2/5। तो क्या आएगा? 7/5 डिवाइड कर ले, क्या आ जाएगा? 1.4। तो अभी समझ आया कि b क्या चीज है जो हमने एज्यूम किया है? ये समझ आया अभी यहां तक? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है
इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ 2f बाई m इंटू बी। समझा? तो हमें ये चीज याद रखनी है क्या कि जैसे हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा f बाई m। रोटेशनल फीलिंग आने की वजह से क्या डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा b का डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो चले अपन लिख लेते हैं। अब क्या ये था, ये जो मैंने यहाँ तक समझाया ये क्या है, ये नॉलेज के लिए आपको आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही ये सब सॉल्व करके लिख दिया। ये बताना भी जरूरत है आपको, दिख गया कि सबसे ज्यादा किसका होगा, रिंग का। क्यों? क्योंकि हॉलो है, सबसे ज्यादा मासेस दूर है। उसके बाद किसका होगा, हॉलो स्फीयर का। फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर के बाद डिस्क का, और डिस्क का थोड़ा सा बड़ा वर्जन क्या है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बी इनका रहेगा। तो हमें एग्जाम में ये याद रखनी है। तो बहुत ही सिंपल वे पे अब आप कर सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2f बाई एम बी। समझा सबको? पहले लिख लेते हैं यार, एक स्टेप और लिख देता हूँ। ये आया था 2f 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, जिसे मैंने लिख दिया था क्या, 2f बाई एम बी। अच्छा, तो इसका मतलब, अच्छा ये फॉर्मूला सिर्फ कब यूज कर सकते हैं, क्या हर समय लगा दोगे क्या ये फॉर्मूला? नहीं, जब फोर्स कहां पर लग रहा होगा, टॉप पर। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये उसका फोर्स लगाया हुआ है। फाइंड दिस ऑब्जेक्ट कैन बी, ऑप्शन में दिया है रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। ओके, find which object will have more linear acceleration when performing pure rolling। पता है, आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं कब के लिए, सिर्फ जब फोर्स कहां पर लग रहा हो, टॉप पॉइंट पर लग रहा हो। तो फोर्स अगर टॉप पॉइंट पे लग रहा है तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। समझ आया मैं क्या बोल दूंगा आंसर में, कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज 2f बाई एम बी। एम सबका सेम है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो बी जिसका कम उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, और बी सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग का। फिर बी किसका ज्यादा होता है रिंग के बाद, हॉलो हॉलो स्फीयर, फिर डिस्क, फिर सॉलिड स्फीयर। तो यार इन चारों को याद रख लेना है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर सिलेंडर का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर हॉलो सिलेंडर आए मतलब वो किसको बिलोंग कर रहा है, रिंग को, और सॉलिड सिलेंडर आए तो किसको बिलोंग करेगा, वो डिस्क को। तो मैं अभी ये लिखा नहीं रहा हूं, या आप समझ गए ना इस चीज को, या लिखा दूं इस चीज को। ये अगर सिलेंडर है और अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोल कर रहा है, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, ये लेट से मान लेते हैं हॉलो सिलेंडर, रिंग जैसा। यस, हॉलो सिलेंडर जो है, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं इसको। ये हॉलो सिलेंडर विल बिहेव लाइक अ
ring. So equivalent to is equivalent to ring. तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि क्या करना है। तो बी आपको पता चल गया, तो एक्सेलरेशन समझ आ गया ना, सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड स्फीयर, देन डिस्क, देन hollow sphere, and least will be of ring. ठीक है, तो यार आइडिया समझ आ गया ये वाला। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? सिर्फ एक्सेलरेशन। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? फ्रिक्शन। सॉल्विंग द फ्रिक्शन। हमारा सोल टारगेट तो फ्रिक्शन को चेक करना था भाई, कि किस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा। ओके, तो फ्रिक्शन की सॉल्विंग करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। दिख रही है इक्वेशन नंबर 1? तो चले इसे लिख लेते हैं। सॉल्विंग फॉर फ्रिक्शन क्या था? फोर्स प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या था? ma। तो F प्लस फ्रिक्शन, ma को क्या लिख सकते हैं? को यहाँ पर 2F बाई 2F by MB. यस। सो m हो गया कैंसिल आउट, फ्रिक्शन कितना आ गया? F माइनस 2F बाई B। डन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम फ्रिक्शन को चेक कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? यार ओके, समझ में आया यहाँ पर कि किस तरीके से फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फ्रिक्शन विल बी F कॉमन आ जाएगा, F टाइम्स 1 माइनस 2 बाई बी। ये हो गया क्या? फ्रिक्शन। और लिमिटेशन मतलब क्या है? कि इसकी वैल्यू मस्ट बी लेस देन, so to perform rolling this friction must be less than or equal to F max value। और मैक्स वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी? मैक्स वैल्यू कितनी? म्यू mg हो सकती है। तो जब तक फ्रिक्शन लेस देन म्यू mg है तब तक प्योर रोलिंग होगी। समझा सबको? तो म्यू ही डिसाइड करके बताएगा कि वहां पे मतलब प्योर रोलिंग पॉसिबल है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन इससे कम है तो प्योर रोलिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। अच्छा, कई कई बुक में मैं बताता हूँ, बुक में क्या फॉर्मूला दिया होता है। इधर देखिए बुक में क्या फॉर्मूला है। हम बी को वापस से पहले जैसा कर लेते हैं। तो देखना बुक में क्या फॉर्मूला दिया होता है। फ्रिक्शन है F इंटू बी को क्या लिख ले? पहले जैसा। बी मतलब क्या है? 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। डन। तो एम आर स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा? ये आएगा एम आर स्क्वायर, एलसीएम लिया और ऊपर चला गया एम आर स्क्वायर, ये हो गया एम आर स्क्वायर। अब क्या करें? फिर से एक बार एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा? आई प्लस एम आर स्क्वायर, और ऊपर भी क्या आ जाएगा? आई प्लस एम आर स्क्वायर माइनस 2 एम आर स्क्वायर। तो एक एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कैसा दिखेगा आपको? आंसर क्या दिखेगा? यस, 1 minus mr square by 1 नहीं, आई माइनस minus mr. MR एम आर square. स्क्वायर अपॉन I plus आई MR प्लस square. एम आर स्क्वायर। तो ये भी दिख सकता है, बुक्स में ये दिख जाता है। ठीक, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, आंसर दोनों से ही आएगा जैसे मैंने बताया, क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते थे, लेकिन हमारे वाले फॉर्मूले से एक्सेलरेशन भी तुरंत लिख सकते हैं। समझा ना? सर वो 2F by B माइनस F होगा ना? 2F बाई बी। ओके ओके, हाँ जस्ट मिनट, सॉरी। नहीं, सही तो है ना? ओके ओके, यहाँ पे क्या? हाँ, ये फ्रिक्शन उस तरफ माइनस होगा, माय मिस्टेक। ये रहेगा क्या? 2F बाई बी माइनस एफ होगा। मतलब ये फॉर्मूला रहना चाहिए क्या? 2 बाई बी माइनस 1। ओके, तो बी क्या होता है? यूजुअली 2 से कम रहेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? जो वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा होगी और 1 से
सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा यार, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या, mr स्क्वायर माइनस आई अपॉन mr स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम ये वाला पैटर्न याद रखेंगे, पहला वाला। ओके, तो अगर आप रिंग के लिए देखो तो रिंग के लिए फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, रिंग के लिए फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये है, फॉर्मूले में रखो ना, रिंग के लिए बी कितना था, रिंग के लिए बी था 2, तो 2 अगर रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 फ्रिक्शन का। इसका मतलब अगर आप रिंग पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पर, 0। रिंग को फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, ये फोर्स अकेले ही क्या करने वाला है, सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क भी लगाने वाला है और सेम अमाउंट ऑफ अल्फा और ए भी जनरेट करने वाला है, इसलिए फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसे बैलेंस करने के लिए। समझ आया? तेरी आइडिया क्लियर हुआ कि कैसे कर सकते हैं? चल एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल देख लेता हूं, मैं एग्जांपल बता देता हूं। फाइंड मिनिमम mu required, okay, find minimum mu required to have a rolling motion, of a disc of mass 10 kg and radius 0.5 मीटर। चले, क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन समझ आया क्या, कि ये एक डिस्क है जिसे हमें क्या कराना है, रोल कराना है, तो बताना है कि कितना म्यू होना चाहिए कि ये रोल करेगा, वरना स्लिप कर जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? तो हम कैसे कर सकते हैं कि फॉर गिवन क्वेश्चन हमें किसका फॉर्मूला पता है, फॉर गिवन क्वेश्चन हमें क्या याद है डायरेक्टली, यार फॉर गिवन क्वेश्चन हमें क्या याद है, किसका फॉर्मूला याद है हमें, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, 2 by b minus f into 2 by b minus 1. F इंटू 2 बाई बी माइनस 1। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। बी ऑफ डिस्क कितना होता है, 3/2। 1.5. हाँ, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, F इंटू कितना, 3/2। सो 2/3/2 करेंगे तो 2 पर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4/3 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, F/3। कोई डाउट यहाँ पर? तो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो लेक्चर 7 में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, डिस्क पे ऊपर फोर्स लगाया हुआ है, याद है? वहां पे फ्रिक्शन कितना आता है, F/3। बड़ी मेहनत करने के बाद F/3 आता है, ऑल 4 इक्वेशंस लिखने के बाद। तो ये फर्क है कि अगर हमने डायरेक्ट फार्मूला याद रखा है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अब बताओ फॉर प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए, फॉर प्योर रोलिंग ये जो हमारा फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन का
मैक्सिमम से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये फोर्स पता है कि कितना होगा, F/3 तक हो सकता है। तो ये कम होना चाहिए किससे, म्यू mg से। समझ आया? तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी कि म्यू को किससे ज़्यादा होना चाहिए। सो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F/3 म्यू सॉरी 3mg। कोई डाउट किसी को इसमें? तो F/3mg की वैल्यू देखें क्या आ जाएगी, F/3mg, F कितना है 50, 3 इंटू एम कितना है 10, इंटू जी कितना है 10। सो आंसर क्या आ गया 1/6। सो यहाँ पर मुझे मिनिमम नहीं वैल्यू पूछनी चाहिए, हाँ मिनिमम वैल्यू ही पूछनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/6 मतलब 0.1 एंड 4, ठीक है, 0.16 जितनी होनी चाहिए। इससे कम अगर म्यू है तो क्या होगा, फिर वो स्किड कर जाएगा। बताए आप लोग, समझ आया कि नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और हमें क्या करना है यार एवरीवन? Yes, sir. पक्का समझ आ गया कि अगर उस रोड में 0.16 से कम म्यू है तो फिर वो बाइक या जो भी है वो रोल नहीं कर पाएगा, व्हील क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा। तो इस तरीके से है। अच्छा ये जो है एफ टॉप पे लगाया है, ये फोर्स कब होता है, ये जनरली फोर्स होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं। जनरली जो मशीन्स वगैरह डिजाइन होती हैं वो फोर्स कहाँ पे लगाती हैं, कहाँ पर, सेंटर पे, सेंटर पर। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने यहाँ पर पहला पार्ट डिस्कस किया है, पूरी सॉल्विंग की है, किस लिए की है, फोर्स जब कहाँ पे एक्ट कर रहा है, टॉप पे। अभी हम देख लेते हैं कि फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर पे। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास। सो फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फिर से यार फास्ट सॉल्विंग कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो बताओ, सबसे पहले अगर मैंने फोर्स यहाँ पर लगा दिया, इसको तो एक क्या मिल जाने वाला है, ए मिलेगा, एक अल्फा मिलेगा। अब बताओ क्या ये फोर्स कोई अल्फा दे पाएगा क्या, अरे ये फोर्स कोई अल्फा दे पाएगा क्या, No, sir. नहीं। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ जाने का ट्राई करेगा, सिर्फ आगे की तरफ। आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। पीछे की तरफ। तो ये यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया ना, या फ्रिक्शन लगेगा बैक साइड पे। तो अभी तेजी से सॉल्व कर देते हैं और आंसर निकाल के लर्न कर लेते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। तो अब मैं डायरेक्टली करता हूँ यार, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M इंटू ए। क्लियर सबको? अब टॉर्क में क्या F पार्टिसिपेट लेगा क्या, नहीं, F का कोई टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क सिर्फ किसका आएगा, फ्रिक्शन का। सो फ्रिक्शन इंटू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अल्फा। सो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, I/R इंटू अल्फा। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, F इज इक्वल टू MA प्लस I/R इंटू अल्फा। और यहाँ पर हमें पता है फॉर प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर है, तो इसका मतलब A मस्ट मैच R अल्फा। तो गौर करो पीछे वाले में सिर्फ यहाँ पे क्या आ जा रहा था, 2F आ जा रहा था ना, बाकी कुछ तो सेम ही है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या है, MA प्लस I/R इंटू अल्फा को क्या लिखा हमने, A/R। और अगर ये सब कॉमन ले लें तो यार सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यार, क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा। आंसर आता है F/M कॉमन ले लिया, ये आता है 1 प्लस I/mr²। समझ गए आप क्या आंसर आने वाला है, इसका मतलब डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अगर सेंटर पे लगेगा तो वो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, F/,
एम बी, यार भाई याद कर लो, एंड अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या आएगा, कोई बता सकता है डायरेक्ट क्या आएगा फ्रिक्शन? Fn2 फ्रिक्शन। यार अभी प्रीवियस वाले नॉलेज से यूज करें। बहुत बढ़िया। अरे देखो यार यहाँ पे इसमें कराया ना फ्रिक्शन। चले बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम लीनियर इक्वेशन ओके, क्या इक्वेशन है? फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या देगा हमें? m इंटू ए। क्लियर? सो फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? F माइनस एम ए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो F माइनस एम ए, एफ कितना है? F ही है। एम ए को क्या लिख सकते हैं? F बाई एम बी। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया? F ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई बी। तो वो जो टॉप वाला है, जो प्रीवियस बताया है, केस 1, जब फोर्स कहाँ पे लग रहा है? टॉप पे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम में ज्यादा किस पे पूछा जाता है? सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास पे। पता है क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये रोल वगैरह नहीं करने वाला है, एफ फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एम मास का ऑब्जेक्ट एफ फोर्स लगा रहा है, एक्सेलरेशन F by M. एफ बाई एम। एग्जैक्टली। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है, तो रोलिंग के लिए एक एलिमेंट क्या आ जाता है? बी। समझ आया ना सबको आइडिया? ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर के लिए ठीक है सारी चीजें, एंगुलर के लिए बी को वहां पे इंट्रोड्यूस कर देना है हमें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सेंटर ऑफ मास वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार क्लियर है यहां तक? यहां तक ओके है? यस sir. चले तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे है। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक फोर्स लगाया है। ओके, लेट्स से एफ की वैल्यू है 100 न्यूटन। डन। तो इसका मतलब ये है 100 नहीं, 110 कर लेते हैं। ये चलो ठीक है, 100 लिख लेते हैं। 100 न्यूटन कर लेता हूं मैं। ये फाइंड लेट्स से find which object will not perform pure rolling। और ये ऑब्जेक्ट क्या क्या है? आपको ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पता है क्या है ये? रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये 4 ऑब्जेक्ट है। आपको बताने कि कौन सा प्योर रोल नहीं करेगा। मैं दे देता हूँ क्वेश्चन में। एम की वैल्यू कितनी है? 1 kg। एम की वैल्यू कितनी है? 1 kg। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। और म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है लेट्स से 0.4। चले तो देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कैसे शुरू करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि कैसे शुरू करना चाहिए, किससे सॉल्व करके करना चाहिए हमें? फ्रिक्शन से। कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना हो सकता है। समझ आया? तो हमें क्वेश्चन किससे शुरू करना चाहिए? फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि म्यू दे दिया है। तो कितना हो जाएगा मैक्स वैल्यू? म्यू एम जी। म्यू है 0.4, एम कितना है? 1।
इंटू जी कितना है 9.8, 9.8. ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यार मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। यार जी की वैल्यू 10 कर लेते हैं, मास की वैल्यू थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और जी की वैल्यू भी 10 कर लेते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं होगी। अभी थोड़ा क्वेश्चन इजी दिखेगा। 10 इंटू 10, तो कितना आ गया फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया 40 न्यूटन। समझ आया। अब बताओ रोल कौन कर पाएगा या नहीं, जिसका फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा वो रोल कर पाएगा क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि अगर इससे कम है तभी तो ये रोल करा देगा, अगर इससे ज्यादा पहुंच गई रिक्वायर्ड वैल्यू तो नहीं रोल करा पाएगा। तो समझ आया आपको क्या चेक करना है, आपको क्या चेक करना है सबका, Friction निकालना. फ्रिक्शन निकाल लेना है। तो मुझे लगता है अभी सबका फ्रिक्शन आप लोग निकाल लेंगे। देन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इन ऑल, फ्रिक्शन इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। बताएं भाई फ्रिक्शन का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगा है तो force into 1 minus 1 by b. या गुड, 1 माइनस 1 बाई बी। तो काम बन गया। अब चलें तेजी से सॉल्व कर लेते हैं। रिंग के लिए क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन रिंग के लिए 1 माइनस 1 बाई बी, बी कितना होता है रिंग के लिए 2, तो आंसर कितना आ जाएगा F बाई 2। समझ आया, या मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊं यहाँ पे? चलो ठीक है, सॉल्व ही कर देता हूँ। F माइनस 1 बाई 1, बी की वैल्यू इसकी क्या है 2, तो आंसर कितना आ गया, इससे कितना फ्रिक्शन चाहिए F बाई 2, F बाई 2 F कितना है 50 तो ये नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, समझा मैं, इसे मैं 110 करता हूँ, आप समझ जाओगे क्यों 110 किया हुआ है, ठीक है। सो अभी कितना हो गया 55 न्यूटन। रोल करेगा क्या, ये प्योर रोल करेगा क्या? No, sir. सो नॉट प्योर रोलिंग। क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है इट इज नॉट लेस देन द फ्रिक्शन मैक्स, फ्रिक्शन से कम नहीं है, नॉट लेस देन है। नॉट लेस देन मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो ग्रेटर भी लिख सकता हूँ, पर ग्रेटर से वो चीज़ नहीं आती है, वो याद रखना है कि इट इज़ नॉट लेस देन, जबकि इसे लेस देन होना चाहिए तभी काम बनेगा। लेस देन और इक्वल टू वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्योर रोलिंग नहीं होगा। रिंग हो गया, रिंग के बाद डिस्क, डिस्क का फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। F माइनस 1 माइनस डिस्क का भी कितना होता है, डिस्क का भी अभी देखा हुआ था ना, डिस्क का भी 3/2। यार याद रखना यार, जल्दी जल्दी से, ठीक है। डिस्क का भी कितना होता है 3/2 तो ये क्या आएगा 2/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/3, कितना आएगा 1/3 वैल्यू, ओके 110/3। सो ये 40 से कम ही आ जाएगा। समझ आया, ये 40 से, हाँ 40 से कम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36.6, नहीं कितना है 110/3, 36. तो 366, ओके। अभी इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्योर रोलिंग, इस पे प्योर रोलिंग हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट डिस्क के बाद HS, HS मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए बताएं, हॉलो स्फीयर के लिए B, 5/3. यस वेरी गुड, 5/3। सो 3/5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 2/5।
सो ये क्या आ जाएगा 2f/5 डन। सो 2/5 हमें पता है ऑलरेडी, सॉल्व कर सकते हैं। सो 110 डिवाइड बाई 5, 2 into 110 डिवाइड बाई 5, क्लियर। सो ये आ जाएगा 22, मतलब ये कितना आ गया 44। प्योर रोल करेगा क्या, नॉट प्योर रोलिंग। तो अभी आइडिया समझ आया। एग्जाम में कोई एक चीज पूछेगा, जरूरी नहीं आपको पूरा इतना करना है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे जज कर सकते हैं कि प्योर रोलिंग करेगा कि नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने म्यू निकलवाया था आपको, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, म्यू दे दिया है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा उसका भी सॉलिड स्फीयर का 7/5. 7/5 या। सो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2/7। सो ये आ जाएगा 2f/7। सो ऑफ कोर्स ये क्या आने वाला है, लेस देन 40 आने वाला है, क्लियर। चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो गया 220/7। ओके, सो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा। तो यार आइडिया भी समझ आया कि आज हमने जो डिस्कशन किया वो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन था, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली आज, समझ आया ना। यस सर। ओके, अब देखो इसका यूज सिखा देते हैं। ये जो हमने इतना कुछ पढ़ा है, देखना इसका काम कितना ज्यादा है। अब मैं डिस्कस करूंगा क्या, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। आपको याद है सेक्शन 7.4 में काफी सारे क्वेश्चन है रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के, तो डिस्कस कर लेते हैं। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर एक इंक्लाइन प्लेन में रोलिंग हो रही है तो फिर हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना होगा, देखें। सो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ। ये थीटा है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इसमें रोल करने वाला है। तो बताओ भाई, रोल कर रहा है तो इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा भी, अगर ये इंक्लाइन में रखा है तो कौन सा फोर्स mg लगेगा यहाँ, mg यहाँ पे mg लगेगा इस तरह इंक्लाइन। mg sin थीटा। हाँ, क्योंकि mg cos थीटा की बात नहीं करते हैं, वो तो यूज हो जाता है किसमें, नॉर्मल देने में। mg cos थीटा की जरूरत नहीं है। कौन सा फोर्स काम आता है, mg sin थीटा। mg sin mg theta sin थीटा। अब ये बताओ यार, अगर mg sin थीटा आगे लग गया तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पीछे। पीछे की पीछे की तरफ तरफ। लगेगा, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है। अब बताओ हम प्रीवियस नॉलेज क्या यूज कर सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, सो हम क्या प्रीवियस नॉलेज यूज कर सकते हैं, क्या ये हमारे प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है क्वेश्चन, बिल्कुल रिलेटेड है भाई, बिल्कुल रिलेटेड है। mg क्या sin theta minus mg से नहीं नहीं नहीं, एक तो है इक्वेशन लिख देना, अच्छा डायरेक्ट याद रख सकते हो ना यार, डायरेक्ट लर्निंग। क्या फोर्स कहां पर लग रहा है, फोर्स कहां पर लग रहा है, सेंटर पे, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है mg sin थीटा। तो सिखाया ना यार, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का आंसर, अरे सेंटर पे जब लग रहा हो तो mg sin theta by mb. यस वेरी गुड ग्रेट, बस यही पूछ रहे थे, क्या हो जाएगा आंसर mg sin थीटा बाई mg sin theta by mb। एग्जाम में इतनी टेंशन नहीं लेना कि पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे, फ्रिक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर सबको, yes यार sir समझ आया। और f की वैल्यू कितनी है इस बार, mg sin theta mg sin थीटा। चलो फिर भी हम ट्रेडिशनल वे पे सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेडिशनल वे मतलब क्या, इक्वेशंस लिखना, कैसे, mg sin थीटा नीचे लेके जा रहा होगा, अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू friction या
क्या हुआ m इंटू a। इक्वेशन 1, टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अल्फा। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I बाय आर इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देंगे, कौन कट हो जाएगा? फ्रिक्शन कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा फिर? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस I बाय आर इंटू I by R alpha. फॉर प्योर रोलिंग क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू आर R अल्फा। alpha. वही बातें बार बार हम सॉल्व किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? एक का यहाँ से एक आंसर आ जाएगा mg sin थीटा डिवाइड बाई कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन में यहाँ पर दिखा था क्या? m प्लस आई बाय m प्लस, अरे एक चीज यहाँ पे तो m कैंसिल आउट होगा ना, दोनों सेम m है ना, इधर दोनों सेम m है ना, नीचे भी तो सेम वही m है ना, ऐसा कोई अलग m थोड़े ना है। तो m कैंसिल आउट हो गए तो आंसर और सिंपल बचेगा क्या? g sin थीटा बाई b। B. याद है मैं बता रहा था कि लीनियर होता है तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आता? g sin थीटा से। सो रोलिंग ऑब्जेक्ट है इसलिए किससे आएगा? g sin थीटा बाई b से। ठीक है, अच्छा तो ये सिचुएशन हो गई। ये आ गया क्या? i बाई आर स्क्वायर, थोड़ा सा हमने m लेके कैंसिल आउट कर दिया। सो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया? ये आ गया g sin थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ये आपको बुक में दिख जाएगा, बुक में आपको ये लिखा होता है, बट मैं इसको सिंपल वे पे याद करूंगा, इतनी टेंशन दे के नहीं, सिर्फ क्या? जी साइन थीटा बाई बी से। ओके सबको? तो ये याद रहेगा यार, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं यार, क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. तो ये बता दो यार अब डायरेक्टली कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, कंपेयर कर सकते हैं ना आप तुरंत। अरे भाई क्या दिख रहा है यहाँ से? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। क्लियर? हाँ, तो यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं, टाइम टू रीच एट द बॉटम। टाइम टू रीच एट बॉटम, तो इसका मतलब ये है कि सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, और लेट से यहाँ पर था ऑब्जेक्ट और ये लेंथ है कुछ l, तो ये कितनी देर में नीचे पहुंच जाएगा, हमें ये चेक करना है। तो हमें तो पता है ना टाइम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? t इज इक्वल टू 2h बाई जी। तो यहाँ पे हमें किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेना है? इस डायरेक्शन का, तो लेंथ भी किस डायरेक्शन की लेंगे? इस वाले डायरेक्शन की ही लेंथ लेंगे हम। क्लियर? तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा टाइम निकालने का? रूट 2l अपॉन a। और कुछ याद आ रहा है a क्या था? a कितना है? अभी जस्ट बात किया था, g sin थीटा Sin theta. इंटू बी आ जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं पूछूं, इन अदर वर्ड्स आपको पूछूं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इसका मतलब ये है कि ए का उल्टा हो जाएगा बी ना, तो देन टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट बी। तो इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, टाइम, कौन कितनी देर में पहुंचेगा। ठीक, सो अभी मैं पूछ रहा हूं विच ऑब्जेक्ट विल रीच फर्स्ट, विच ऑब्जेक्ट विल रीच फर्स्ट, कौन पहले पहुंचेगा? जिसको टाइम कम लगा या जिसको टाइम ज्यादा लगा? कम लगा। कम लगा। कम लगा। स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब टी स्मॉलेस्ट मतलब बी क्या होना चाहिए? Smallest.
स्मॉलेस्ट, बी लीस्ट होना चाहिए। तो समझ गए सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे कम किसका होता है, Solid sphere. सॉलिड स्फीयर। तो अगर आप ऐसे Solid चेयर पे रोल कर दोगे, किसी चीज को छोड़ दो, तो सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा, Solid sphere. ठीक है। तो अभी कुछ फील आया है कि रोलिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक हिल पे चले जाओ और 4 ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा दो, एक होगा सॉलिड स्फीयर, एक होगा हॉलो स्फीयर, एक होगा रिंग, एक होगा डिस्क। आपको पता है सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। आपको सॉलिड। फिजिक्स नहीं पता थी, बट आपको फील आ रही है, आपको ऑलरेडी पता था क्या कि कौन पहले पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। डन। यार ये समझ आया सबको, यस सर। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन रहता है, ये रॉ एग और बॉइल्ड एग। सपोज अब एग मत स्लाइड करने लगना, टूट जाएगा वो। अगर एक थ्योरेटिकली देखें, एक रॉ एग है हमारे पास और एक बॉइल्ड एग है, इन दोनों में कौन नीचे पहले पहुंचेगा, सेम टाइम नहीं होगा, ठीक है, तभी रॉ और बॉइल्ड दे रहे हैं। तो हमारा पूरा लॉजिक किसके अबाउट रोटेट हो रहा है यार, टाइम कैसे हम जज करने वाले हैं, बी के अबाउट ना यार, आराम से। रॉ, बॉइल्ड एग, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर मास, सिमिलर रेडियस, सब बिल्कुल दो सिमिलर एग्स हैं। अगर इन्हें रोल करेंगे तो नीचे कौन पहले पहुंचेगा, तो ये पहले कौन पहुंचेगा, हमारा पूरा आइडिया किस पे डिपेंड कर रहा है, बी। बी पे डिपेंड कर रहा है। हमारा B. पूरा आइडिया डिपेंड कर रहा है बी पे। तो बी मतलब किस पे डिपेंड करता है, अरे बी का फॉर्मूला, यार बोलते जाए, बी का फॉर्मूला, M plus R omega R square. हाँ, सो 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। मतलब बी किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे। आई पे। तो इसका मतलब पूरी स्टोरी किस पे घूम के आ गई, आई पे। इनका आई कैसा होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले पहुंचेगा। डन। तो बताओ किसका आई ज्यादा होगा, रॉ का या बॉइल्ड का, सेम मास, सेम रेडियस, सब कुछ सेम। ओके, जब ये लिक्विड होगा तो लिक्विड किस तरफ जाने का ट्राई करेगा अगर रोल हो रहा है तो, Forward. बाहर की तरफ। जबकि बॉयल हो गया है तो सब कुछ स्टेबल हो गया है, बॉयल है तो सब कुछ स्टेबल है, बट रॉ है तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड की टेंडेंसी किस तरफ होगी, बाहर जाने की। तो आई किसका ज्यादा होगा, रॉ का या बॉइल्ड का, Raw. रॉ एग का ज्यादा होगा। तो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि यार इसका आई ज्यादा होगा मतलब इसका बी ज्यादा होगा, तो इसको क्या टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब पहले कौन नीचे पहुंच जाएगा, बॉइल्ड एग, ठीक है। जस्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इंटरप्रिटेशन था कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं। ये समझ आया यार, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन समझ आया अच्छे से सबको। यस सर। चले अब बात कर लेते प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग होगा या नहीं। तो यहाँ पर बात कर लेते फॉर प्योर रोलिंग, कब होगा रोलिंग, प्योर रोलिंग जब क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स किससे कम होना चाहिए, Maximum friction. मैक्सिमम वैल्यू से। तो फ्रिक्शन फोर्स की तो हमें वैल्यू पता है, क्या ये एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई बी। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इंक्लाइन प्लेन पे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इंक्लाइन प्लेन पे Mu mg cos theta. म्यू एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यार एम जी तो कट हो गया,
यहां से पता चल गया क्या, ये जो टर्म है tan थीटा 1 माइनस 1 बाई बी, ये किससे कम होना चाहिए, म्यू से कम होना चाहिए। अगर ये कम नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। यार समझ आ गया सबको? अगर म्यू इस नंबर से ज्यादा है तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। क्लियर? तो जैसे मैं आपको दे देता हूं क्या, लेट से मैं दे देता हूं आपको 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर क्या हो जाएंगी वैल्यूज, tan थीटा क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 बाई बी की वैल्यूज हमने जस्ट रिसेंटली अभी सॉल्व की थी। क्लियर? रिंग के लिए कितनी आती है 1 माइनस 1 बाई बी, हाफ, अभी थोड़ी देर पहले किया है ना ऊपर, यहाँ पर एफ के फैक्टर पे, यहाँ पर देखें क्या आ रही है, हाफ इसकी 1/3, फिर 2/5। ओके, सो 1 माइनस 1 बाई बी भी थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं चीजों को। सो कितना हो गया 1/2, 1/3, 2/5 एंड 2/7, ये वैल्यूज हैं। तो म्यू से अगर ये कम है तो प्योर रोल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इनकी वैल्यू कितनी है 0.5, 0.3, ये कितनी हो जाएगी 0.4, ये ओके। अगर ये म्यू से कम है तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने दे दिया कि म्यू इज इक्वल टू 0.5 है, तो लेट्स से 0.4 है, तो कौन प्योर रोल करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा। म्यू 0.3 दे दिया तो ये नहीं करेगा, म्यू 0.2 दे दिया, कोई भी प्योर रोल करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आइडिया समझ में आया कि किस तरीके से चेक कर सकते हैं प्योर रोल करेगा कि नहीं। डन। तो चले इसे एक एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। Which object will roll, or which object will perform pure rolling on an inclined plane of angle 45 degree and mu is equal to 0.3। क्लियर? तो क्या आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली क्या होना चाहिए, tan theta must be tan theta 1 minus 1 by b should be less than mu। सो थीटा 45 डिग्री है, बी और सब के लिए निकाल सकते हैं एज थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 बाई बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन म्यू होनी चाहिए। समझ आया सबको? सो 1 माइनस 1 बाई बी चेक कर लेते हैं सबके लिए। 1 माइनस 1 बाई बी फॉर रिंग, रिंग के लिए कितना होगा, रिंग के लिए 1/2, डिस्क के लिए 1/3, हॉलो स्फीयर के लिए 2/5, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/7। क्लियर? तो मतलब क्या क्या वैल्यूज थी, ये थी 0.5, ये कितना हो जाएगा 0.33, ये कितना हो जाएगा 0.4, और ये 0.2. 0.28। क्लियर?
तो इसका मतलब कौन परफॉर्म करेगा, बिकॉज म्यू कितना है 0.3, सो ओनली solid sphere. या ओनली सॉलिड स्फीयर। तो ये जो आज सिखाया हुआ है इसका आपको यूजेस समझ में आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसे यूज करना है। क्लियर? तो यहां तक सबको आइडिया समझ में आ गया पूरा एक्सेलरेशन का। अच्छा एक चीज और एक्सेलरेशन हमें पता है ये हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी साइन थीटा हो गया। इसे यहीं पे कर लेते हैं, रुकें, ये हो गया क्या, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय mr स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं क्या, जी साइन थीटा बाई बी। ये तो हो गया ए, और अगर अल्फा चाहिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, ए बाई A by R. आर। तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा बाई आर इंटू बी। तो टेंशन नहीं लेना है, वैसे अल्फा ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट पूछ लेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर यहां पर? अच्छा, यहां पर हमने जैसे निकाला टाइम टू रीच एट द बॉटम, हम ये भी निकाल सकते हैं कि स्पीड कितनी हो जाएगी जब ये बॉटम पे पहुंचेगा। आप बता सकते हैं स्पीड कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट बताएं। मैंने तो टी निकाला है, आप वी भी निकाल सकते हैं, वी एट बॉटम। क्या आंसर आएगा वी एट बॉटम? यार बताएं, स्पीड एट बॉटम क्या हो जाएगा? अरे टाइम का ये है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अरे टाइम का फॉर्मूला √2h अपॉन जी, स्पीड का √2gh। 2gh, जी की जगह क्या आ जाएगा, ए। सो क्या आ जाएगा, √2a l। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू ए है। तो बाकी स्टोरी आप समझ गए, समझ आ गया कि किसके पास सबसे ज्यादा ये रहेगा टाइम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं विच ऑब्जेक्ट विल गेन मोर स्पीड, कौन सबसे फास्ट पहुंचेगा बॉटम पे, कौन सबसे फास्ट पहुंचेगा, सबसे फास्ट कौन पहुंचेगा, जिसका ए ज्यादा है और ए बी के इनवर्स में है, मतलब बी जिसका सबसे कम वो सबसे फास्ट पहुंचेगा। विच ऑब्जेक्ट, Solid sphere. exactly which object will have highest speed। तो सिंपल है यार, हाईएस्ट स्पीड अगर देखना है सो v हाईएस्ट है, तो उसके लिए b को क्या होना पड़ेगा, लीस्ट। तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा फास्ट पहुंचेगा, जब बॉटम पे पहुंचेगा तो सॉलिड स्फीयर सबसे फास्ट होगा। मुझे लगता है आप इसे फील भी कर सकते हैं सिंपल वे पे। यार समझ आया ना सबको, स्पीड का भी पॉइंट समझ आ गया सबको? Yes, sir. ओके, तो ये था आइडिया जो हम इसके बारे में यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंक्लाइन प्लेन पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातें करेंगे कि उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे रह सकता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहेगा काइनेटिक एनर्जी को लेके। ठीक है, यहाँ तक सबको आइडिया क्लियर है? चले फिर आज का लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेंगे। काफी सारी अच्छी और नई चीजें, एकदम नई चीजें आपको समझ में आई हैं, इसलिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। 2-3 टाइम्स नोट्स रिवाइज करेंगे, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें कहाँ पे यूज होने वाली है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। ओके बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।